से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जब ये रिटेल यानी कि खुदरा बाजार में जब यही सब्जियां पहुंचती हैं तो वो आपकी जेब पर कितना असर डालती हैं। अभी प्याज का थोक में क्या भाव है? 40 रुपए किलो है थोक में। 40 रुपए किलो। रिटेल और ये कौन सी क्वालिटी का प्याज है, कहाँ से मंगाते, कितना मंगाते? ये एमपी का प्याज है। और नासिक का भी आ रहा है, एमपी का आ रहा है, पुराना प्याज है। तो इसका थोक का भाव इस टाइम 1500-1400 रुपये है और रिटेल में 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। और सरकार कह रही है कि नहीं नहीं हमने तो काफ़ी महंगाई कंट्रोल कर रखी है। ये डीजल पेट्रोल से कम महंगाई है। माता जी, आप क्योंकि थोक बाजार में सामान खरीद रहे हैं, आपको तो उम्मीद होगी कि सस्ते में मिलेगा, ऐसा है कि नहीं? थोड़ा फर्क है हाँ। बिकॉज इन आवर कॉलोनीज इट्स सेलिंग फॉर 80, 90, इवन 100. टोमेटो यस. क्या कीमत है आलू का अभी, क्या भाव चल रहा है? 14 रुपये 16 रुपये किलो। ये थोक का है, ये रिटेल का है। अभी धड़ी के हिसाब से क्या भाव चल रहा है? 70-80 रुपये। 70-80 रुपए। क्या दाम है टमाटर का और क्या भाव आप लेकर के चल रहे हैं? 50 रुपये तो पीछे से लोडिंग है। पेट्रोल लगा के वो यानी कि 100 यानी कि 1,20,000 रुपये किराया आ रहा है, पड़ रहा है। बैंगलोर से दिल्ली आने में 1 लाख एक ट्रक का 1,20,000 पीछे। अभी लगभग कितना ट्रक पहले माल आता था और पिछले 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में कितना फर्क आया है? फर्क तो पीछे 4 गाड़ी थी, इस टाइम 1 गाड़ी मंगाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई ऊपर है पीछे। और अभी क्या भाव आप ये टमाटर का क्या भाव आप बेच रहे हैं? अब 50 रुपये खरीदे, पब्लिक मांग रहे हैं, 50 रुपये देना पड़ रहा है, क्या करें मजबूरी। ये थोक का भाव है, ये थोक का भाव है 50 रुपये। जाहिर है खुदरा में तो, रिटेल में तो और भी। रिटेल में 80 से 90 हो गया। अच्छा, इसमें वैरायटी का यानी कि जो क्वालिटी है टमाटर की, उसका भी तो अलग अलग दाम का हिसाब पड़ता होगा। सर ये गिन्नारा का आप 80,000 भाड़ा है तो उनका क्वालिटी 50 से 55 है, बाकी बेंगलोर 60 से 65 है, यानी कि 300 से 50, 350 रुपये 5 किलो का रिपोजिशन हो गया है मंडी का। हम दादर मंडी मार्केट में हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे कांदा है, आलू है, टमाटर है और इस वक्त हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे दाम इन सब्जियों के बढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि ये दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुई है सितंबर में महाराष्ट्र में, और कहते हैं कि महाराष्ट्र सबसे बहुत ज़्यादा प्याज उगाता है और काफ़ी सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस वजह से इन सब्जियों के दाम एकदम से पिछले 20 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग अभी जो प्याज है अभी क्या उसका भाव चल रहा है? प्याज पहले बहुत सस्ता था, अभी काफ़ी महंगा हो गया है। अच्छा, अभी कितना है उसका? पहले 20 रुपये किलो था, अभी 40 रुपये किलो हो गया है, 50 रुपये किलो हो गया है। तो और टमाटर भी देखिए, पहले 20 रुपये किलो था, 16 रुपये किलो था, आज के डेट में 60 रुपीज़ केजी हो गया है। हाँ, तो ये बढ़ोतरी एकदम से 20 दिनों में आई है? जी। ठीक है। और आप और हरी धनिया देखिए, हरा हरी धनिया पहले 10 रुपये 20 रुपये गुंडी थी, आज के डेट में 70-80 रुपये गुंडी चल रही है। जी। पालक हो गया, पालक पहले 5 रुपये बंडल था, अभी 20 रुपये एक बंडल मिल रहा है। जी। आपको क्या लगता है इन सब के क्या रीजंस हैं? तो मैडम कुछ तो देखिए, कुछ तो कैसा है, बरसात में जो बिन टाइम का बरसात हुआ उसके कारण ख़राब हो गया, और जो चीज़ स्टॉकिस्ट जमा कर सकते हैं वो जमा करके स्टॉक में रख के फिर बाद में निकाल रहे हैं, जिससे महंगाई और बढ़ जा रही है। आप बता सकते हैं कि आलू का भाव इस वक्त कैसा चल रहा है? आलू का भाव सेम है, कहीं महंगा हो गया नहीं आलू, खाली प्याज का भाव बढ़ गया है। और ऐसा क्यों? प्याज का भाव बढ़ गया है कि बारिश ज़्यादा हो गया है, इस टाइम पे नया कांदा आता है तो भाव कम होता है। अच्छा। अभी बारिश से गिरने से कांदा थोड़ा आगे गया, जी। उसको टाइम लगेगा। जी। अभी जूना कांदे का ये भाव बढ़ेगा, जी। और अभी नया कांदा आता तो भाव कम होता था। अभी कांदा का भाव कितना चल रहा है? अभी 40 के ऊपर है। अच्छा। जैसा क्वालिटी रहता है वैसा भाव है, 40, 45, 30 ऐसा भाव है। और 20 दिन पहले कैसा था? 20 दिन पहले 20, 26, 28 था, यही लेवल था, अभी 40 के ऊपर गए हैं। थैंक यू। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कांदा के भी भाव बढ़ चुके हैं। मुंबई का एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों की मार खा रहे हैं, उसी बीच में सब्जी तरकारी जो कि रोजाना किचन का एक अहम हिस्सा है, उसके भी जो प्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। इसी बीच में हम मुंबई के भायखला सब्जी मंडी में पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह से आप देख पाएंगे कि सब्जियों के जो भाव हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। आम आदमी की जेब पर एक बहुत बड़ा असर पेट्रोल डीजल की वजह से भी पड़ता नजर आ रहा है। सर, पहले कितने में प्याज लेते थे, अब क्या है भाव?
पहले कितने रुपए में लेते थे? पहले 70 रुपये था, अभी कितना है? अभी 100 रुपये है। तो मतलब कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा का कगार जो है बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, सरकार को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। सर, आलू प्याज और कांदा तो हमेशा हर किसी की रसोई में होता है, कितना असर आप महसूस कर रहे हैं? अभी 30-40 टका तो भाव बढ़ गया है इसे 30-40 ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, प्लस अभी पेट्रोल भी बढ़ गया है, माल कम आ रहा है, आवक के कम आने से भाव बढ़ गया है। 10 दिनों में कितना फर्क हुआ है सब्जी में? 20-25 टके फर्क हुआ है। हाँ। क्या लगता है कि कब तक ये सिलसिला ऐसे चलने वाला है महंगाई का? बोल नहीं सकते, आवक बढ़ेगा तो कल भी हो सकता है। आवक बढ़ना मांगते हैं, मेन तो माल आना मांगते हैं मार्केट में ज़्यादा। अच्छा। ज़्यादा माल आएगा तो भाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन पहले कितना देते थे सर ट्रांसपोर्ट के लिए एक गाड़ी को, और अब कितना देना पड़ता है? अभी आधा से ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब डबल हो गया है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ। तो यहाँ पर हमने सुना कि किस तरह से पहले के मुकाबले जो अब हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिसकी वजह पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतें हैं, जो कि 10 दिनों से ज्यादा सुचारू रूप से प्रतिदिन 30 से 35 पैसे बढ़ती चली जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी भी लोगों को सरकार से उम्मीद है कि त्योहारों के सीजन में शायद कोई राहत मिले, लेकिन अभी भी कोई ऐसी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। देखना होगा कि दिवाली जो कि बिल्कुल नजदीक है, इसी बीच में मुंबई जैसे शहर में महंगाई का रेट और कितना ज्यादा बढ़ता है। जो दूसरी मार इस समय आम आदमी को पड़ रही है, वह पड़ रही है डीजल और पेट्रोल की प्राइसिंग को लेकर के। जी हाँ, डीजल और पेट्रोल की जो इस समय प्राइस है, एक नए हिस्टोरिक हाई पर है, आसमान छू रही हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस समय जिस प्रकार की पॉलिसी भारत सरकार अपना रही है, मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि मोर देन 60% of the total pricing in India goes back to the central government and the state government. जी हाँ, इस समय जब हम पेट्रोल खरीदते हैं, उसमें 60% से ज़्यादा का जो योगदान है वह सीधा स्टेट और सरकार को जाता है। यह शायद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। कुछ आंकड़े आप अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान का एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर और वैट स्ट्रक्चर है। सरकार का मानना है कि यह जो टैक्स है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए। भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट्स को विकास योजना में निवेश करना पड़ेगा, जिसका लॉन्ग टर्म मल्टीप्लायर इम्पैक्ट मिलता है। मगर आम आदमी इस समय महंगाई की कहर से काफ़ी पीड़ित है, और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के किस प्रकार की नीति सरकार आने वाले दिनों में अपना सकती है, इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्टोरी है। आपके खर्चे, मेरे खर्चे, हम सब के खर्चों के अंदर हम जानते हैं कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और हम सबको इस समय हाई पेट्रोल और डीजल प्राइसेस से मार पड़ रही है। पहले मैं हमारे सहयोगी प्रकाश के पास जाऊंगा। प्रकाश, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की इस समय क्या एक प्रकार की इंडिकेशन आ रही है? इज द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इन फेवर ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस? देखिए, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से एक तरफ जहां आम कंज्यूमर काफी परेशान है, वहीं अब सरकार के अंदर भी बेचैनी देखी जा रही है कि आखिर कंज्यूमर को तुरंत राहत कैसे दी जाए। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एज ए नोडल मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के सामने एक बार फिर से इस बात की पुरजोर वकालत की है कि कंज्यूमर को इस वक्त तुरंत राहत देने की जरूरत है। लिहाजा टैक्सेशन के मसले पर लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय, जैसे कि सोर्स बता रहे हैं, इस बात की भी दलील दी है कि सरकार चाहे तो पुराने मॉडल को अडॉप्ट कर सकती है, जिसमें सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती करेगी, उतनी ही कटौती राज्य सरकारें वैट में करेंगी, और कुछ भार जो है तेल कंपनियां उठाएंगी और कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो वित्त मंत्रालय को लेना है और इस मसले पर चर्चा अभी चल रही है। इसके अलावा एक मसला है, वो है तेल उत्पादक देशों के साथ खासकर क्रूड प्राइसिंग को लेकर। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सोर्स बता रहे हैं कि इस मसले पर कई दौर की बैठकें जो हैं ओपेक प्लस देशों के साथ हुई है, और सरकार इस बात को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि क्रूड की कीमतें जो है एक दायरे में रहें, भारत जैसे बड़े कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखा जाए, और $70 से ऊपर की जो भी कीमतें हैं उसके लिए भारत अभी तैयार नहीं है, लिहाजा कीमतों में तुरंत कटौती की जाए। इस मसले पर भी चर्चा चल रही है। जो तीसरा मसला है वो है एलपीजी सब्सिडी को लेकर। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि
एलपीजी सब्सिडी को लेकर भी चर्चा चल रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से कंज्यूमर को एलपीजी सब्सिडी नहीं मिली है। जिन कंज्यूमर्स को मिल भी रही है वो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले कंज्यूमर्स है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, और वो भी रकम जो है 20 या 30 रुपए के आसपास है। जबकि आप 2019 के आंकड़ों से अगर आप इसकी तुलना करें तो इस वक्त जो सब्सिडी की रकम थी करीब 250 रुपए के आसपास थी। लिहाजा किस कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाए, उनका इनकम कैटेगरी क्या होगा, इस मसले पर चर्चा चल रही है। और सोर्स बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से जो कमजोर कंज्यूमर्स हैं उनको सब्सिडी की रकम दी जा सकती है। इस पर जो है चर्चा चल रही है और समीक्षा भी जारी है। शुक्रिया प्रकाश। प्रकाश का मानना है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मानना है कि इस समय पेट्रोल और डीजल के अंदर जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए, मगर यह जो फैसला है यह पेट्रोल मिनिस्ट्री का नहीं है। अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। और रुचि के पास चलते हैं। रुचि, हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मानना इस समय है कि टैक्सेस जो है इस समय नीचे लाने चाहिए जिससे कंज्यूमर को राहत मिलेगी, मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस समय मानना है कि जो टैक्सेस आ रहे हैं यह भारत की ग्रोथ के लिए काफ़ी नेसेसरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें ऑलमोस्ट 105 रुपये पर लीटर हो गई हैं, पर लगता है कॉमन मैन के लिए आने वाले दिनों में कोई भी रिलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे कट का कॉल एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा, एक पॉलिटिकल कॉल होगा। उसके अलावा सरकार को लगता है कि रेवेन्यू कंसिडरेशंस इस समय काफ़ी हाई हैं। अगर 1 रुपये भी फ्यूल एक्साइज ड्यूटी कट की जाए तो उसका एनुअल इम्पैक्ट 14,000 करोड़ रुपए है, और इस समय सरकार को अपना केपेक्स पुश करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। दूसरा जो सरकार जो दूसरा रीज़न वो जो दे रहे हैं वो ये है कि जो फ्यूल का सीपीआई बास्केट में बहुत छोटा इम्पैक्ट होता है, खाली 6 से 7% वेटेज है, तो हाई फ्यूल प्राइसेस इन्फ्लेशन इम्पैक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर ऑन द अदर हैंड अगर हम फूड को देखा जाए तो उसका सीपीआई बास्केट में ऑलमोस्ट 50% वेटेज है। इसलिए सरकार ने पिछले कई दिनों में काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक्साइज जो एडिबल ऑयल पे जो ड्यूटीज़ हैं उसको कम किया गया, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाए गए। तो ये सब स्टेप्स को लेके सरकार को लगता है कि ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का हम ऑलरेडी हिट ले चुके हैं फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर। इसलिए कोई भी ड्यूटी कट करना पेट्रोल प्राइसेस पे अभी सरकार के लिए एटलीस्ट उनके फिस्कल पोजीशन के लिए एक काफ़ी टफ कॉल रहेगा। हालांकि काफ़ी आरबीआई गवर्नर काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि ये कंपोनेंट भी देखने की ज़रूरत है, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस समय हाथ बंधे हुए हैं। शुक्रिया रुचि। तो जाहिर सी बात है कि एक कंज्यूमर जो इस समय वापस आ रहा है, लास्ट ईयर कंज्यूमर जो एक प्रकार से बैकफुट पे था कोरोना की वजह से, क्या महंगाई की मार इस दिवाली को महंगा बना देगी? यह प्रश्न है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न पर ईटी नाउ स्वदेश पर आने वाले दिनों में आप काफ़ी डिबेट और काफ़ी डिस्कशन देखेंगे। बिल्कुल निकुंज, आपने सही कहा, हमारी नज़र इस पर होगी। लेकिन चलिए स्वदेश आर में अब मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और रुक करेंगे अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां मुंबई और महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से होटल और रेस्टोरेंट्स खुले रहने की समय सीमा और बढ़ा दी जाएगी। कोविड इन्फेक्शन के घटते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है, और हालांकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात में कितने बजे तक खुले रहेंगे इस पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कोविड टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। तमाम डिटेल्स पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ सहयोगी मयूरेश गणपते जुड़ गए हैं। मयूरेश, बताएं इस खबर पर ताजा अपडेट क्या है आपके पास? आज हुई महाराष्ट्र सरकार की टास्क फोर्स के साथ मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि महाराष्ट्र में अब दुकानें और रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में दुकानें और रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग जो है वो 10 बजे तक ही है, लेकिन शॉप ओनर्स हो या फिर रेस्टोरेंट ओनर्स हो, उनकी तरफ से ये बार बार मांग आ रही थी कि टाइमिंग्स बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले से ही कोविड की वजह से इनका बिजनेस पे असर हुआ है, बिजनेस इनका पूरी तरह से ठप था। अब कहीं जहां पे रिलैक्सेशन दिए गए हैं तो लोग
आना शुरू हो चुके हैं इनके शॉप्स में और रेस्टोरेंट्स में। हालांकि रेस्टोरेंट ओनर्स का यही कहना था कि 8 बजे के बाद लोग आते हैं और महज 2 घंटे का विंडो उन्हें मिलता है। तो अगर ये टाइमिंग 11 या 12 बजे तक रात में कर देते हैं तो उनके बिजनेस पे भी इसका अच्छा असर होगा और लोग भी जो है वो डिनर करने के लिए या फिर खान पान के लिए होटल में ज्यादा तौर पे आएंगे, क्योंकि अभी भी 50% कैपेसिटी से ही रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड टास्क फोर्स के साथ जो बैठक हुई उसमें उन्हें प्रेजेंटेशन दिया गया, आंकड़े बताए गए और उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि ये टाइमिंग एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कितने बजे तक एक्सटेंड करेंगे वो नहीं बताया है। 22 अक्टूबर से ये नए टाइमिंग जो है वो लागू हो जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कितने बजे तक की एक्सटेंशन होगा वो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बताया। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि अगले 1-2 दिनों में महाराष्ट्र सरकार फिर से एक बार नया एसओपी इशू करेगी और उस एसओपी में डिटेल्स दिए जाएंगे कि क्या महाराष्ट्र में किस प्रकार से टाइमिंग बढ़ रहे हैं, क्या वो 11 बजे तक होटल शॉप्स खुले रह सकते हैं या 12 बजे तक, और क्या 50% ही कैपेसिटी होगी या उससे ज्यादा भी होगी। वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने यह भी एक फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में जो अम्यूजमेंट पार्क है वो भी खुलेंगे, लेकिन जो अम्यूजमेंट पार्क जहां पे हम कहें कि पानी है यानी स्विमिंग पूल है या फिर वाटर राइड्स है, वो अम्यूजमेंट पार्क और वो राइड्स बंद रहेंगी। शुक्रिया मयूरेश तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां बाजार ने आज एक बार फिर नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है और इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी 18,500 के पार निकला, लेकिन क्लोजिंग उस स्तर से थोड़ा नीचे हुई है। बाजार में दिन भर का एक्शन कैसा रहा, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आज तो निफ्टी रिकॉर्ड देखने को मिला बाजार में और निफ्टी भी रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ। निफ्टी पहली बार इंट्राडे में 18,500 के पार निकला और मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी 33,000 के पार ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई दिया। आज क्लियर कंट्रीब्यूशन दिखा मेटल इंडेक्स से, जहां की 4% की मजबूती देखी गई है और इसके अलावा पावर और आईटी शेयर भी थे चुनिंदा, जहां पर से कि अच्छा सपोर्ट देखा गया है। अब आज से कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे आना भी शुरू हो जाएंगे और उसके पहले हमने देखा कि मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिला था। और इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में भी अच्छा एक्शन था। एचडीएफसी बैंक के शानदार नंबर्स आए थे, उसके बाद हमने देखा कि चुनिंदा बैंकिंग काउंटर में भी अच्छी तेजी देखी गई। अब कुछ मिड कैप बैंकों के जैसे आरबीएल के भी नंबर्स अब आने वाले हैं, तो उसके पहले मिड कैप बैंक जो बैंकिंग शेयर है वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी गेनर्स पर, तो यहाँ पर आज हिंडाल्को, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी का मोमेंटम बरकरार है। लूजिंग साइड पे बात करेंगे तो आज आईटी पैक मजबूत था, लेकिन दूसरी तरफ एचसीएल टेक ट्रेंड के विपरीत आज कारोबार कर रहा था और एचसीएल टेक में आज हल्की कमजोरी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा एमएनएम, एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की आज कमजोरी देखी गई है। आज मेटल शेयरों ने आउट परफॉर्म किया है, जिसमें कि टॉप पर था आज हिंदुस्तान जिंक, करीब 12 से 13% की तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिली है। उसके बाद वेदांता, जिंदाल स्टेनलेस और हिंडाल्को, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी थी और स्पेशली मिड कैप आईटी जो शेयर थे वो आज काफी ज्यादा चल रहे थे। अब इसमें नेल्को, एनआईआईटी में भी अच्छी तेजी दिख रही थी। एलएनटी, इन्फोटेक जैसे शेयर्स भी आज चल रहे थे। इसके अलावा इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और आखिर में बात करते हैं पावर शेयर, यहाँ पर भी लगातार जो तेजी का ट्रेंड है वो बना हुआ है। टाटा पावर में आज 10% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। इसके बाद अदानी पावर, टोरेंट पावर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज के सेशन में अच्छा एक्शन था। एलएनटी इन्फोटेक ने अभी आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं और कंपनी के मुनाफे की बात करें तो बढ़कर 550 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। आय में भी हमने बढ़त देखी है और ये बढ़कर 3,770 पर पहुंच गई है। कंपनी के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर आई है और खबर यह है कि 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया गया है। बात करते हैं टाटा ग्रुप के शेयरों की, जहां आजकल जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और इतनी तेजी के बाद अब वैल्यूएशन जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है और संस्थागत निवेशकों का ट्रेंड कैसा है, इस पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी जयेश खिलनानी। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स काफी चर्चा में रहे हैं इस साल और आप अगर प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो काफी सारे मल्टी बैगर्स क्रिएट हुए हैं 2021 में टाटा ग्रुप की तरफ से। ब्रॉडर मार्केट स्पेस की बात करूं तो टाटा टेली सर्विसेज, नेल्को टॉप ऑफ द लिस्ट है, पर बड़े नाम जो हैं टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील,
ये सारे स्टॉक्स भी मोर देन डबल हुए हैं 2021 में। और आप अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशंस, टीसीएस और रैलिस इंडिया ये लिस्ट में फीचर करते हैं, जिनकी बढ़त 50% से कम हुई है 2021 में। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देखेंगे कि टाटा स्टील अभी भी 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, जबकि 5 ईयर एवरेज 16 टाइम का है। तो काफ़ी सारे स्टॉक है जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे अब भी अवेलेबल है टाटा ग्रुप स्टॉक्स में। और जो दूसरे एक्सपेंसिव स्टॉक्स दिख रहे हैं वो है टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स और टाइटन, जो मोर देन 100 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि टाइटन जो है वो हमेशा से हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता रहा है। और आप अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड की बात करें तो एफआईआईज ने जहां जहां अपना स्टेक इंक्रीज किया है वो टाटा स्टील, वोल्टास और टाटा कम्युनिकेशंस है। और टाटा कंज्यूमर, टाटा टीसीएस एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, इसमें थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है एफआईआईज का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस और टीसीएस में सबसे ज़्यादा स्टेक इंक्रीज किया है उन्होंने, जबकि इंडियन होटल्स और टाटा स्टील में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करके उनका स्टेक कम हुआ है। और फिर आपके पास वोल्टास और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प भी ये लिस्ट में फीचर करता है। बट ओवरऑल काफ़ी वेल्थ क्रिएशन किया है टाटा ग्रुप में, जिसका मार्केट कैप लगभग 25 लाख करोड़ रुपया हो चुका है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव भसीन, मार्केट एक्सपर्ट, टाटा ग्रुप के शेयरों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और इस ग्रुप के शेयरों को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आई थिंक आप एक बास्केट बनाइए, उसमें सबसे पहले होना चाहिए टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील बिकॉज ऑफ द कमोडिटी साइकिल। मैं एक छोटा शेयर बोलूंगा जो टाटास का है, जो एज ए डिस्क्लोजर मेरे पे 34 रुपए से है, रैलीज इंडिया, और मुझे लगता है एग्रोकेमिकल्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। और फिफ्थली यू कैन आइदर राइट टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल। तो ये 5-6 शेयरों का बास्केट बनाइए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से आपको मौका नहीं देगा, मौके जरूर आते हैं। जब भाव आता है तो उस समय फियर में मत पड़िए, बट बाय दी स्टॉक्स, उनमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12, 16, 20 वीक्स, बिकॉज अ सिप and giving averages over the next 3 months is a very prudent idea. But ये जो आपको नाम लिए हैं 5-6 शेयरों का, इनका बास्केट बनाइए और डेफिनेटली टाटाज आर गोइंग टू लीड द वे फॉरवर्ड। मुझे लगता है दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो जिसको कहते हैं ना मार्केट कैप क्रिएशन ऑफ टाटाज इज कमिंग टू द फोर। और जैसे आपने नाम लिए इंडियन होटल वगैरह, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शेयर बहुत बढ़िया है, उमदा है, लेकिन भाव आपके साथ नहीं है, तो वेट फॉर सम करेक्शन, फॉर सम स्टेबिलिटी। नहीं तो सिप कीजिए, अभी भी थोड़ा लीजिए और थोड़ा जब आपको मौका मिले नीचे भाव में वहां पे ऐड कीजिए। चलिए अब वक्त हो गया स्वदेश आर में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार रियल एस्टेट सेक्टर में जो रौनक दिखाई दे रही है, आखिर इसमें कितना दम है, जानेंगे इंडस्ट्री वॉइसेस से इस छोटे से ब्रेक के बाद। I'm more interested in the reforms and the ease of doing business, period. We are well placed in pharma and in software, right, with the agriculture reforms and with the manufacturing facilitation. But I think the golden years are ahead of us. And I'm not talking about the stock market only, I'm talking about Indian growth as well. Banking partner Fincare Small Finance Bank. Wish more, get more. चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आप हो सकती है। इसमें हालांकि अभी फर्दर डेलिब्रेशन की जरूरत है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया जो है वो अगले महीने से शुरू हो सकती है। इस वक्त कंपनी गवर्नमेंट का जो स्टेक है हिंदुस्तान कॉपर में वो 66.4% के आसपास है, और ये उम्मीद कर रही है सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के बाद इसके परफॉर्मेंस में तेजी आएगी। हालांकि नीति आयोग ने इस बात की वकालत की है कि
कंपनी में सरकार को जो उसकी हिस्सेदारी है वो 100% अपनी हिस्सेदारी सरकार को बेच देनी चाहिए और किसी निजी कंपनी को इसको टेक ओवर करना चाहिए। तो ये अब तक का डेवलपमेंट है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगले महीने से औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। बात करते हैं अब रियल एस्टेट सेक्टर की। कोरोना संकट से उबरने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में अब जोरदार रौनक देखने को मिल रही है। कई कंपनियों ने रिकॉर्ड बुकिंग के आंकड़े दर्ज किए हैं। नवरात्रि के दौरान भी ये तेजी बरकरार रही है। मुंबई में हर रोज तकरीबन 400 घर रोज खरीदे जा रहे हैं। बंगलुरु, दिल्ली और दूसरे शहरों में भी घरों की बिक्री में तेजी आई है। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कैसा रुझान रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी और अजमेर रियलिटी के डायरेक्टर धवल अजमेरा, आप दोनों का स्वदेश आर में बहुत बहुत स्वागत है। पुरी साहब, पहला सवाल आपसे होगा साफ तौर से। डेटा पॉइंट्स की हम बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र का डेटा पॉइंट काफ़ी मजबूत है। साउथ और एनसीआर का डेटा पॉइंट भी एक समान है। इसको कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल सही आपने बोली है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वापस आया है डिमांड पे रेजिडेंशियल मार्केट। पहले हमने सोचा था फर्स्ट फेज के बाद कि ये पेंट अप डिमांड है, तो हमने सोचा जैसे जैसे सिटीज खुली अगस्त सितंबर 2020 कि ये सारा जो लॉकडाउन के पीरियड का डिमांड है वो फुलफिल हो रहा है। बट जैसे मार्केट चलता गया, टाइम पीरियड चलता गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट गया। फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई। हमने सोचा कि अब सेकेंड वेव के बाद ये शायद मार्केट अब टूटेगा, बट मार्केट उसी तेजी से वापस आया है सारी सिटीज के लिए। जो 6-7 सिटीज हैं, बड़ी सिटीज, सारी सिटीज के लिए उसमें एमएमआर को कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिला है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट ने स्टैंप ड्यूटी का रिडक्शन दिया था उसकी वजह से होम बायर बहुत तेजी से इसके अंदर आया है। एंड अभी ऐसे लगता है कि अगले 2-3 साल तक ये काफी स्ट्रॉन्ग चलेगा। होम लोन रेट कम है, मिलेनियल्स बहुत खरीदना चाह रहे हैं इस टाइम पे, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी पे बड़ी डिमांड चल रही है, लोग बड़े घर खरीदना चाह रहे हैं, बेटर लोकेशन पे खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉटेड सेल बहुत चल रही है, वीकेंड होम्स बहुत चल रहे हैं इस टाइम पे, एंड गुड क्वालिटी डेवलपर्स। एंड धवल जी भी बोलेंगे इसके लिए कि गुड क्वालिटी डेवलपर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी सेल तो जबरदस्त चल रही है, बिकॉज कंज्यूमर इस टाइम पे बड़ा केयरफुल हो गया कि मैं सी ग्रेड डेवलपर को अंडर कंस्ट्रक्शन मैं नहीं खरीदना चाहता, या तो कंप्लीटेड होए तो मैं खरीद लूंगा, पर अगर कोई वीक डेवलपर है तो उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बायर नहीं खरीद रहा। इसलिए स्ट्रॉन्गर डेवलपर की सेल जो है बहुत जबरदस्त चल रही है इस टाइम पे। चलिए इसी पर हम धवल जी से बात करते हैं। धवल जी, जैसा कि अनुज जी भी कह रहे थे कि गुड क्वालिटी डेवलपर, क्या आपको भी लगता है कि जो होम बायर्स हैं अच्छे रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स और प्लेयर्स से ही खरीदारी कर रहे हैं? देखिए इस वक्त तो ब्याज दर भी कम है, फेस्टिव सीजन के दौरान जो ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, क्या उसे आप आगे भी सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं? हमको भी पहले ऐसे लगा जब लास्ट ईयर जब ये सेल काफी अच्छा हुआ तभी हमको लगा शायद ये पेंट अप डिमांड है, और देन आफ्टर दिवाली, लास्ट ईयर दिवाली के बाद शायद स्लो डाउन आ जाएगा। और डेफिनेटली ये था कि जब स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था उसके बाद तो डेफिनेटली स्लो डाउन होगा। बट फिर भी आज की तारीख में भी हम जो ये मंथ ऑन मंथ डिमांड देख रहे हैं, मंथ ऑन मंथ सेल्स अगर हमारे पर्सनल देखे या डेवलपर्स का देखे, उनसे ये मुझे अभी पेंट अप नहीं दिखता, बट रियल डिमांड दिख रहा है। और उस हिसाब से जो जिस तरह से ये चल रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगले जिस तरह से अभी क्या हो गया है, एंड एज अनुज जी राइटली सेड कि एमएमआर में जिस तरह से डिमांड उठा है, सडनली एक ऐसे लगता है कि लोगों को हाउस, एक घर की इम्पोर्टेंस, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज भी आप अगर देखें बॉम्बे में एमएमआर में मेट्रो रेल, मोनो रेल, कोस्टल रोड, वो सारे के इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिससे पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई यहाँ पे घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सो डेफिनेटली एमएमआर में और ऑल ओवर इंडिया में मुझे लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, लेकिन धवल जी अगर हम समझना चाहें अब तक का रिस्पांस, तो नवरात्रि के दौरान मुंबई में खास तौर से रजिस्ट्रेशन क्या रिकॉर्ड लेवल पर देखने को मिली है? आपकी भागीदारी इसमें कितनी रही है? कैसा रहा है आपका पार्टिसिपेशन और आपका रिस्पांस?
हमारे भी नवरात्रि में अच्छे सेल्स फिगर है। जो हमारा प्रोजेक्ट आइलैंड में है, अजमेर आइलैंड वडाला में, उसमें हमने करीब वो जो टिकट साइज है वो 2.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में है। तो उसमें हमने करीब 10 से 12 सेल ये 9 दिन के अंदर देखे। विच इज गुड मोमेंटम। अगर मैं देखूं तो इट इज एवरेज, अगर मैं देखूं तो 25 करोड़ का सेल हुआ होगा इन जस्ट 9 डेज। विच इज अ गुड साइन, आई वुड से, एटलीस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है। और बैंगलोर में भी हमने सेल्स देखे। और जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बैंगलोर में, पुणे में, अहमदाबाद में, वहाँ पे हर जगह पे हमने मूवमेंट देखी है। अनुज जी, स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं जिसमें हमने कटौती आते हुए देखी है। 7 प्रमुख शहरों की बिक्री भी बढ़कर यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 103% का इजाफा देखा गया है। ये डेटा आप कैसे देखते हैं? इसको देखकर आप क्या कहते हैं? इसके अंदर मैं 2 चीजें बोलूंगा। एक, हम काफी बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी एमएमआर में कम हुई, उसकी वजह से सेल ऊपर गई, ये बिल्कुल ठीक है। बट बाकी स्टेट्स में नहीं किया था स्टैम्प ड्यूटी, ये उनकी भी सेल्स ऊपर गई। तो इनहेरेंटली मार्केट जो है ये काफी सॉलिड रहा है। आपने देखा होगा गोदरेज ने अनाउंस किया, लिस्टेड कंपनी है, नोएडा के अंदर एक दिन के अंदर 575 करोड़ का नोएडा में सेल। सिमिलरली मैं 2-3 हफ्ते पहले प्रेस्टीज के ऑफिस में था, 800 प्लॉट उन्होंने बेचने थे, 2000 आदमी लाइन लगा के बाहर खड़े हुए थे। रात को 2 बजे से लाइन लग रही थी उनके ऑफिस के बाहर। तो ये मैंने माहौल देखा था 2005, 6, 7 में, ये जो फ्रेंजी थी रियल एस्टेट की, एंड वो मैं देख रहा हूं। बट इस बारी अनलाइक 2005, 6, 7 जब सब डेवलपर्स का ये था, इस बारी सिर्फ गुड क्वालिटी डेवलपर्स की सेल जबरदस्त हो रही है। जो सिटीज हैं वो है बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, एनसीआर में एक लेता हूं विच इज गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, एमएमआर और थोड़ा कैलकाटा में भी ऊपर उठा है, पर इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना बाकी सिटीज का हमने देखा है। बट एक अहमियत है कि स्टैम्प ड्यूटी जो थी एमएमआर में, उससे बूस्ट मिला, पर हमने देखा बाकी सिटीज के अंदर भी सस्टेनेबल डिमांड रही है, चाहे वो कोई भी लिस्टेड होए या कोई गुड क्वालिटी अनलिस्टेड डेवलपर रहा। बिल्कुल, शुक्रिया अनुज पुरी और धवल अजमेरा, समय निकालकर रियल एस्टेट सेक्टर पर अपनी राय रखने के लिए और इसकी दशा और दिशा को लेकर कंसर्न्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्वदेश आर में अब वक्त हो गया है मनी मंत्रा का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक है तो क्या है आपके लिए म्यूचुअल फंड सेंट्रल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तमाम म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, और साथ ही न्यू फंड ऑफर्स में कौन सा है आपके लिए सही, इस पर बारीकी से बात हुई है। आइए देखते हैं। आपके निवेश की राह में जो भी आर्थिक लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करने में, उन्हें पूरा करने में आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, मनी मंत्रा का काम यही होता है आपको समझाने का। हमारी यही कोशिश होती है कि आपका हर आर्थिक लक्ष्य समय अनुसार पूरा किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। चलिए, तो आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूँ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत उसिकी का, और साथ ही फाउंडर मनी एड्यू स्कूल अर्नव पंड्या का। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम तमाम बारीकियों से निवेशकों को और दर्शकों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगी MF सेंट्रल का, और इसको लेकर अगर कोई जानकारी मुझे देनी हो तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जुलाई में RTAs यानी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांजैक्शंस के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कहा था। और जब म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स और कैम्स ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक खास डिजिटल सॉल्यूशन MF सेंट्रल आखिरकार अब लॉन्च कर दिया है। MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश से लेकर सभी सर्विसेज एक ही जगह पर मिल सके, ये प्रदान करता है। और निवेशकों को किसी फंड हाउस की स्कीम में निवेश करना हो, यूनिट्स के रिडेम्पशन और दूसरे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर लॉगिन ना करना पड़े, इस मद्देनजर MF सेंट्रल को लॉन्च किया गया है। लेकिन चलिए
इसको और बारीकी से हम समझेंगे। और म्यूचुअल फंड सेंट्रल, आखिरकार अर्नब जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ ही गया जहां पर एक म्यूचुअल फंड निवेशक को तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, भले ही वो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना हो, रिडीम करना हो, कोई बदलाव करने हो, वो तमाम बदलावों सहित हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेंट्रल को आता हुआ देख रहे हैं। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पहले आप मुझे ये बताइए। तमाम मुद्दों पर हम एक एक कर बात करेंगे। जी, अगर आप देखें कि इसकी जरूरत क्या है, तो जैसे जैसे निवेशक म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है तो उनको पता चल रहा है कि देखिए, पहला तो आपके पास देश में 35 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेस है, फिर उसमें कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है। तो निवेशक को तकलीफ ये होती है कि उसे एक बार निवेश करने के बाद कौन से फंड में या कौन से स्कीम में क्या सिचुएशन है, उस पर कंट्रोल रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने थ्रू इन्वेस्ट किए हुए फंड्स है उसके बारे में आपको डिटेल्स एक जगह पर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि निवेशक अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं, तो उनको एक अपने लिए पूरा और कंप्लीट पिक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड सेंट्रल जो एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी अपने होल्डिंग्स के, सभी म्यूचुअल फंड के सभी डिटेल्स एक ही जगह पे दिखेगी। ऑलराइट, चलिए इस मकसद से इन्हें लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन एमएफ सेंट्रल के लिहाज से दर्शकों को बता दें कि अभी ये 3 फेजेस में जो है वो लॉन्च होगा, 3 चरणों में लॉन्च होगा। पहला जो फेज है जो कि लॉन्च हुआ है वो नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की सुविधाएं आपको देता है। हेमंत जी, हम ये समझें कि नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उससे पहले मुझे ये बताइए कि 3 फेजेस में किस किस तरह से इसे लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही इस वक्त अगर मुझे म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर अपना खाता खोलना है तो मैं कैसे खोल पाऊंगी, मैं कहां जाऊं? कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली इसकी जो लॉन्च है वो 3 फेजेस में है। एक फेज की लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है, और जैसा आपने कहा कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी शुरुआत हो गई है। जो सेकंड फेज होगा वो एक ऐप लॉन्च होगा जिससे आप अपने मोबाइल से जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। और तीसरा जो फेज है वो शायद दिसंबर तक शुरू होगा। वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी आपको अगर स्विच इन करना है, स्विच आउट करना है, या आपको फ्रेश एलोकेशन किसी फंड के लिए करना है, या आपको SIP स्टार्ट करना है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो थर्ड फेज में शुरू होंगी। और अभी जो जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शुरू हुई हैं, उसमें अगर आप चाहें तो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, या आपको अपनी ईमेल आपको चेंज करना है, टेलीफोन नंबर चेंज करना है, बैंक डिटेल्स चेंज करना है। तो इस तरह की जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, या कोई मिस्टेक है, आपको लगता है कि आपके स्पेलिंग में है किसमें, वो आप ठीक करा सकते हैं वहाँ से। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 फेजेस में ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च होगा, और अंत में जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फेज है मोबाइल फ़ोन का, यानी एक मोबाइल फ़ोन पे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर पाएंगे और ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनी मंत्रा में अगला मुद्दा है न्यू फंड ऑफर, यानी जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं NFOs, उनमें से आपके लिए कौन सा सही है ये हम आपको बताएंगे। शुरुआत करना चाहेंगे, और 3 NFOs यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन पर हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, AB सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ETF, और साथ ही ICICI प्रू कंजम्पशन ETF। ये तीनों ही NFO जो हैं, अगर हम HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, ये अभी तक खुला नहीं है। ABSL निफ्टी हेल्थ केयर ETF की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को खुला है और 20 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। ICICI प्रू कंजम्पशन ETF और ये 18 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक खुला है, जिसमें आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। एक एक करके सब पे बात करेंगे। हेमंत जी, HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये एक तरह का पैसिव इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इसको तवज्जो देना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए? कविता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंडेक्स फंड है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि पहले हम समझें कि लार्ज कैप जो है, टॉप 100 कंपनीज जो है मार्केट कैप के हिसाब से वो लार्ज कैप कही जाती हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी 100 की बात करें तो उसमें से जो निफ्टी 50 जो कंपनीज हैं उनको छोड़ के जो बाकी की जो 50 कंपनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। मतलब जो बिल्कुल जो एकदम जो दिग्गज कंपनी है वो टॉप 50 में आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ 50 है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल एक पैसिव फंड है। आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उस पर 1-2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये कि आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे
चलिए बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। म्यूचुअल फंड का मार्केट जो कभी एक खास वर्ग का मार्केट कहा जाता था, लेकिन अब ये मार्केट धीरे धीरे आम तबके तक पहुंच गया है, जिसका क्रेडिट जाता है SBI म्यूचुअल फंड को, जिसने पिछले 5 सालों में जबरदस्त तरीके से छोटे शहरों, कस्बों और गाँव के लोगों के बीच जगह बनाई और 6 गुना ग्रोथ भी पाई है। इसीलिए आज हमने चुना है SBI म्यूचुअल फंड को अपना स्वदेश हीरो। कोविड-19 महामारी के बाद शेयर बाजार ने तो कीर्तिमान बनाए ही, पर इसमें म्यूचुअल फंड्स भी पीछे नहीं रहे। अनिश्चितताओं के समय निवेशकों ने म्यूचुअल फंड सही है को पूरी तरह अपनाया और फोलियोज की संख्या मई 2021 में रिकॉर्ड 10 करोड़ के पार हो गई। साथ ही साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 37 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच गया। लेकिन इस ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा योगदान उस फंड हाउस का रहा जिसने बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहर और कस्बों से लोगों को म्यूचुअल फंड्स में कदम रखवाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड की, जो है आज का स्वदेश हीरो। देश के सबसे बड़े बैंक की प्रमुख हिस्सेदारी वाला SBI म्यूचुअल फंड देश की दूसरी ऐसी कंपनी थी जो कि UTI के बाद लॉन्च हुई थी। इसके नंबर 1 होने में SBI के कोने कोने में पहुंच का बड़ा हाथ है। फंड मैनेजमेंट में लंबे अनुभव वाला SBI म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक और फ्रांस की अमुंडी के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें स्टेट बैंक की 63% और अमुंडी की 37% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी समय बिताने के बाद इस कंपनी की असली ग्रोथ स्टोरी आखिरी 5 साल में शुरू हुई। 2016 में जिस कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट